हम जाएँगे टॉपिक पे और बातें करेंगे ढेर सारी, क्या-क्या चीज़ें होने वाली है। थोड़ा मैं नीचे का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा लेकिन एक बात मैं दोहरा देता हूँ कि नीचे हमारे 5 प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है म्यूट अनम्यूट का, दूसरा ऑप्शन रहता है स्टॉप वीडियो का, तीसरा ऑप्शन रहता है शेयर का, उसके बाद का ऑप्शन रहता है अब तक सुनील सर आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, अभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है, अब आ अच्छा, रही अच्छा। है। हाँ, तो हम नीचे के ऑप्शन पे बात कर रहे हैं। एक ऑप्शन रहता है पार्टिसिपेंट का और उसके बाद में ऑप्शन रहता है मोर का। तो हमें सबसे ज़्यादा ये 3 ऑप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है म्यूट अनम्यूट का। हम जब बात करना चाहते हैं तब खुद को अनम्यूट करें, तब तक खुद को म्यूट ही रखें। तो काफ़ी बार ये होता है कि हम बहुत देर हाथ में मोबाइल रहता है तो कभी-कभार उधर हाथ चले जाता है, खुद को म्यूट कर लेते हैं, अनम्यूट कर लेते हैं। एक बार हमने अगर खुद को अनम्यूट कर लिया तो हम डिस्प्ले हो जाते हैं, मतलब दिखते हैं या फिर कोई आवाज़ भी हमारी दिक्कत देता है। हम नहीं बोलते लेकिन हमारे बैकग्राउंड में जो आवाज़ें चलती है, वो आवाज़ भी हमें डिस्टर्ब करती है। तो उसपे भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमें उसको हाथ नहीं लगाना है। स्टॉप वीडियो है, स्टॉप वीडियो का मतलब है कि अगर आप जब बात करना चाहते हैं तब अपना वीडियो ओपन कर दीजिए। तब तक आप अपना वीडियो मतलब क्लोज़ करते जाइए। उससे ये होता है कि नेटवर्क थोड़ा-सा अच्छा बना रहता है और जैसे कि माइक शुरू है, माइक शुरू रहने से संगीता पांडे मैम, शमीम बानो, दोनों का माइक शुरू है, प्लीज़ थोड़ा बंद कर दीजिएगा। ये चीज़ होती है। पार्टिसिपेंट में आपको ज़्यादा जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोर में आप जाते हो तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि चैट का ऑप्शन है। मतलब आपका कोई कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो तो आप उसपे चैट कर सकते हो। और उसके साथ-साथ एक बहुत रेज़ हैंड का ऑप्शन है, तो रेज़ हैंड का ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अगर को हमारी कोई बात रखनी है उस चीज़ के लिए। ये सब हमें मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी 5 दिन हमें उन सब चीज़ों के साथ काम करना है। तो ये थोड़ा-सा हम ध्यान में रखेंगे। दूसरी मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि हमें बार-बार रेज़ हैंड का ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो थोड़ा-सा हमें समझ लेना है। वो समझ लेना इसलिए कि जब ये इंटरैक्टिव भी चीज़ें होने वाली है। हो सकता है 300 लोगों का ग्रुप हो, सभी लोगों को चांस ना मिले, लेकिन जो भी पहले 4-5 लोग होंगे उनको चांस मिलते जाएगा। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो देखेगी कि कैसे अलग-अलग लोगों को चांस दिया जाए और वो अपनी बात रख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होगी कि हमें खुद को अनम्यूट रखना है। रामेश्वर बघेल जी, गोमती बंचोर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। आपको अपना माइक बंद ही रखना है। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। नीलेश जी 1 मिनट। भूपेंद्र और धीरेन्द्र उसका अच्छा माइक उसको माइक अनम्यूट म्यूट करना करें बंद करो। तत्काल और मुझको भी आएगा। शेष को-होस्ट बनाएँ। मैं भी यहाँ से करता हूँ। मुझको भी बनाएँ। मैं लिंक आ निकल रहा गया है। था इसलिए चलिए आप क्या नीलेश जी। करते हैं हाँ, हाँ, मैं थोड़ा-सा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें और एक प्रकार का ऑप्शन रहता है कि आप लोगों को अगर म्यूट करते हो तो खुद को अनम्यूट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप उनको परमानेंटली म्यूट कर सकते हो। तो उसके बाद आप जब खोलोगे तभी ये खुल पाएँगे। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा और जब आपको मतलब किसी को बोलने को चांस देना है, तब उनको हम अनम्यूट कर देंगे। तो थोड़ा-सा ये भी ऑप्शन देखिए, वो भी ऑप्शन बेहतर रहता है उसके लिए। मतलब अगर ज़्यादा मास लेवल पे काम करना है तो शायद हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि 304 लोग अभी जुड़े हुए हैं और माइक अभी 3 लोगों के खुल भी गए हैं। विनोद कुमार जी का माइक शुरू है और गोमती मैम का भी माइक शुरू है। तो थोड़ा हमें ये बार-बार ध्यान रखना होगा कि ये माइक बंद कैसे रहेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए शायद हम ये सारी चीज़ें समझ गए और थोड़ा-सा आगे जैसे बढ़ते जाएँगे तैसे समझे भी की और। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की ओर जाते हैं। आधा पौन घंटा तो हमारा निकल गया तो थोड़ा-सा आज तेज़ी से निकल जाएँगे। कल से और गहराई में घुसेंगे और अलग-अलग चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़ तो हमें समझनी होगी मतलब मेरे लिए भी थोड़ा-सा ये चैलेंजिंग होगा कि यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोगों का ये ट्रेनिंग हो चुका है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया है, काफ़ी लोगों ने सुनील भैया और उनकी सारी टीम है, उनने वो काम किया है। आपने खुद भी ट्रेनिंग किया है और लोगों को ट्रेनिंग दिया भी है। तो इस ट्रेनिंग के बारे में अच्छी समझ तो बनी होगी।
मेरे लिए चैलेंजिंग ये होगा कि अब हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ें कैसी होंगी, ये थोड़ा-सा मेरे लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन सर ने जैसे अपेक्षा व्यक्त की कि हम हर चीज़ को और गहराई से समझना चाहते हैं। हम हर चीज़ को अगर और गहराई से समझेंगे तो खुद जाके कर पाएँगे और खुद करने के बाद उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम फील्ड पे काम करेंगे, तब उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा और साथ ही साथ हम जब ट्रेनिंग करेंगे, दूसरों को ट्रेनिंग देंगे, तब भी उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो ये चीज़ हमें फ़ायदा करने वाली है। मैं थोड़े ट्रेनिंग के स्वरूप के बारे में आपके सामने बोल देता हूँ। 3 चीज़ों के मीडियम से 3 चीज़ों के माध्यम से ये ट्रेनिंग चलेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ होगी व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे जलतारी जी ने बताया है या मैंने भी देखा है, तो अभी तक 4 ग्रुप बन चुके हैं। 3 ग्रुप में तो 250-250 लोग हैं, बाकी के 5 चौथे ग्रुप में भी वो पार्टिसिपेट होंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम ये है कि वहाँ पे हमारी सारी लेन-देन होने वाली है। तो ये जो भी कोई ट्रेनिंग चल रहा है मतलब वो तो ऑनलाइन सेक्शन तो 2 ही घंटे का चलना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इनडायरेक्टली बातें होंगी या फिर आपका असाइनमेंट सबमिशन होगा या प्रश्न पूछे जाएँगे या चर्चा होगी, उस सारे का माध्यम ये होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा ये एक माध्यम रहेगा हमारे बीच इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा माध्यम रहेगा कि अलग-अलग प्रकार की वाचन सामग्री दी जाएगी और साथ-साथ कुछ असाइनमेंट भी दिए जाएँगे। तो हमें वाचन सामग्री पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पे रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ सवाल आएँगे, उन सवालों के जवाब भी देने हैं। ये रहेगा दूसरा माध्यम और तीसरा माध्यम ये रहेगा कि हम ये इंटरैक्टिव सेशन करेंगे 2 घंटे का, जो आपको ज़ूम मीटिंग में भी अवेलेबल है और लाइव में भी अवेलेबल है, तो दोनों तरीके से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये सारे 3 माध्यम होंगे जिन माध्यमों से हम रोज़ रूबरू होने वाले हैं और 6 दिन तक ये सारा कार्यक्रम हमारा चलने वाला है। अब हम जाएँगे थोड़ा ट्रेनिंग की ओर। तो ट्रेनिंग की ओर जाने से पहले मैं थोड़ा-सा एक बात का और क्लियरेशन देना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा मोड चलेगा, तो हमें किस तरीके से इस ट्रेनिंग को देखना है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो भी बातें मैं आपके सामने रखूँगा, आपको ये इमेजिन करना है कि 2 लेवल पे ये बातें मुझे समझनी एक तो ये चीज़ मैं कैसे करूँगा? मतलब खुद की कक्षा हो या खुद की स्कूल हो या फिर अपने परिवार के बच्चे हों, उनके साथ में ये चीज़ें डायरेक्टली कैसे करूँगा? तो कायम ये सोचना है पहली बात। दूसरी बात ये सोचना है कि मैं ये सारी चीज़ों को डिलीवर कैसे करूँगा? मतलब नीलेश ने जैसे बताया है या सुनील भैया ने जैसे बताया है, वैसे तो मैं जाके आगे वाले को नहीं बताऊँगा। वैसे अगर मैं चीज़ करता हूँ तो फिर वो तो हो गया कॉपी करना, तो मुझे कॉपी तो करना है नहीं, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे हमेशा ये सोचना है कि ये जो बता रहे हैं उन सारी चीज़ों को मैं दूसरे लोगों के सामने या मेरे सामने जो ऑडियंस होगा, उनके सामने ये सारी चीज़ों को मैं कैसे रखूँगा? तो ये बार-बार सोचना है कि मेरी मेथोडोलॉज़ी क्या होगी? ये मेथोडोलॉज़ी सोचते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंटेंट और जो मेन इंटेंशन है वो वही जाना चाहिए, जो सारे फ्लो से आ रहा है। लेकिन उस इंटेंशन को लोगों तक पहुँचाने का मेथोडोलॉज़ी अलग-अलग हो सकती है, उस पे आप खुद काम करिएगा। अगर उस पे हम खुद काम करते हैं, जब ये हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तभी हम ये सोचते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, मैं इसको कैसे डिलीवर कर पाऊँगा। अगर ये चीज़ें मैं अच्छे से सोच लेता हूँ, तो फिर मेरा ट्रेनर बन के उभरना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो हमें ये 2 चीज़ों पे सोचना है, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ कि ये मैं अपनी कक्षा में, अपने स्कूल में कैसे कर पाऊँगा, इस पे सोचना है। दूसरी चीज़ मैं ये लोगों के सामने डिलीवर कैसे कर पाऊँगा। वही इंटेंशन से वही जो उसका कोर होगा वही होगा, लेकिन उसको डिलीवर करने की मेथोडोलॉजी मेरी खुद की होगी। तो हो सकता है कि मेन प्रिंसिपल हो लेकिन उसको दिए जाने वाले एग्जाम्पल अलग-अलग हो। तो जब भी ये बातें चलेंगी साथ-साथ हमें इस पे रिफ्लेक्शन करना है कि जैसे नीलेश ने एग्जाम्पल दिया तो मैं कौन-सा और एग्जाम्पल इस पे दे सकता हूँ? कौन-सी नई चीज़ इसमें मैं बता सकता हूँ ताकि ये इंटेंशन लोगों के सामने पहुँच सके? तो इन सब चीज़ों पे सोचना है। अगर हम इन देखिए ये चीज़ थोड़ा-सा आप लिख भी दीजिएगा और रोज़ सेशन स्टार्ट होने से पहले खुद को रिपीट करवा दीजिएगा कि ये सेशन मैं सुन रहा हूँ तो 2 चीज़ों के लिए मैं सुन रहा हूँ। तो हमें कायम ये सोचना है। अभी हम थोड़ा डिस्कशन मोड में जाते हैं और 1-2 मुद्दों पे मुझे थोड़ी-सी आपकी राय लेनी है। तो पहले हम राय ले लेते हैं या फिर ये काम करते हैं कि पहला इस चीज़ पे ओपिनियन लेते हैं। देखिए आपके सामने समस्या ये है, आपके सामने प्रश्न ये है कि आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है और ट्रेनिंग स्टार्ट करते समय आपको लोगों की सोच को समझना है।
और ऑनलाइन सेशन चल रहा है, आप उनसे बात तो नहीं करने वाले। तो उनकी सोच को समझने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो? तो इस पे थोड़ी कोई बोलेगा, 1-2 लोगों को हम चांस देंगे जलतारे जी, कि देखिए मैं थोड़ा-सा दोहरा देता हूँ क्या चीज़ है। हम कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, समझ लीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग है, किसी भी चीज़ का। तो उस चीज़ के बारे में लोगों को क्या-क्या पता है, ये लोगों की सोच, लोगों की समझ अगर आपको समझनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एज़ अ ट्रेनर, ट्रेनर के नाते आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो? तो थोड़ा-सा 1-2 लोग शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। कि कौन से मार्ग हो सकते हैं, जिस पे हम सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? जलतारी जी जिनके रेज़ हैंड होंगे उनको हम चांस देंगे। तो आज थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, 2-3 लोगों को हम चांस देते हैं। संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, ये भी मैं थोड़ी विनती करता हूँ आपसे। जलतारी जी प्लीज़। मेरे कंट्रोल टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी कि आप थोड़ा-सा चांस दे दीजिए। जेपी साहू जी का हाथ ऊपर है, पूरन पटेल जी का है, मिथिलेश जी है, ममता अधारिया है, तो प्लीज़। अच्छा जेपी साहू जी आप बोलिए, क्या रखना चाहते हैं अपनी बात? हेलो। हाँ, हेलो। जेपी साहू जी बोलिए। जी। सर उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो अ, उनको अपने ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले प्रेरित करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हम क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं और कैसे देने वाले हैं और वो हमारे लिए क्या कैसे उपयोगी है। कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम बच्चों का विकास या बच्चों को पढ़ाई का स्तर, उस स्तर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं सर। जी, 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 पटेल जी। मैं थोड़ा अपना क्वेश्चन दोहरा देता हूँ क्योंकि वैसे रिक्वेस्ट भी आई। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपका ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करना है, उससे पहले आपकी उसकी बात नहीं हो पाई रही, बराबर? जी। तो जी। आपके पास ऐसे कौन से साधन होंगे या ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिनसे आप उनकी पूर्व ज्ञान समझ पाओगे कि ये क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? या अलग-अलग कांसेप्ट के बारे में उनकी क्या अवधारणा है? ये समझने के लिए आपके पास क्या-क्या ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं। प्लीज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? अच्छा पूरन पटेल जी, बोलिए। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। सर जब ट्रेनिंग देना है तो पहले तो हम इस ट्रेनिंग के संबंध में उनको बताएँगे कि भई बच्चों को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग या लक्ष्य भेद का जो 6 बिंदु है, उसके बारे अच्छा में जी, उनको उनको चलिए मान लेते हैं कि उनको ये सब पता है। नेक्स्ट। जी। तो सर बच्चों को जैसे कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, हुँ, तो बिना मोबाइल के हम कैसे करें इसके बारे में थोड़ा-सा उनको बताना पड़ेगा सर। अच्छा और? और फिर विषय मित्र जो हमारा बिंदु है, उसके माध्यम से हम उन्हें अवगत कराएँगे कि विषय मित्र के माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि हमारे इस पढ़ाई में वो जुड़ सकें। मैं थोड़ा मेरा प्रश्न रिपीट कर देता हूँ पूरन जी क्योंकि मुझे ऐसा जी, लग रहा है कि थोड़ा-सा प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही है या मैं जी, बता नहीं जी। पा रहा हूँ अच्छे से। प्रश्न ये है कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। उस जी, ट्रेनिंग के बारे में हम उनको अभी कुछ भी नहीं बताएँगे। जी, लेकिन हमारे ट्रेनिंग के लिए जो उनकी सोच चाहिए हमें, हमें पता होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं अलग-अलग चीज़ों के बारे में। तो वो जी। सोच पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एज़ अ ट्रेनर के नाते? इस चीज़ पे हम बात करना चाहते हैं। आप जो सब चीज़ें कह रहे हो तो बाद में हम बताने वाले हैं उनको। हाँ, लेकिन वो सब चीज़ें बताने से पहले उसके बारे में उनकी क्या सोच है ये हमें समझना है। तो उसके लिए हम हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे? अब उसको सर उसको समझने के लिए तो अब उससे हम जानना चाहेंगे सर कि आप ट्रेनिंग में रुचि लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और असाइनमेंट दे ट्रेनिंग सकते हैं। जी, सर मैं बोल रही सर मैं बोलना चाह रही हूँ। सर मैं हाँ बोलना सर, सर असाइनमेंट देके हम ये पता कर सकते हैं कि वो कितने समझते हैं या नहीं, या कुछ लेखन कार्य के द्वारा उनके बुद्धि के ज्ञान को पता कर सकते हैं। जी, ये कौन बोल रहा है? मतलब मैं ज नहीं मतलब नाम नहीं आता है। अंजू सर पारधी। अच्छा, सर मैं बोलना नेक्स्ट। चाह रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ सर। जी, एक-एक बोलेंगे थोड़ा प्लीज़ मैडम थोड़ा। थोड़ा ये ममता जी की अंजू बात हो पारधी, हाँ मैंने कहा जी था सर। अंजू पारधी। अंजू पारदी फ्रॉम ओके। अंजू मैम आप ये कह रही थी सब 4 साथ ओके चलिए। जी। नेक्स्ट जी ममता मैम बोलिए।
हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर हाँ जी सर, सर जिनको हमको ट्रेनिंग देना है उन साथियों का ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, फिर हम जिस चीज का ट्रेनिंग देंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके हम ग्रुप में डाल देंगे सर। और जी, थैंक यू, हेलो, थैंक यू। और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर बनाने को बोलेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस पे आपकी क्या समझ बन रही है, तो आप उसको एक असाइनमेंट के रूप में लिख के डालें। तो इससे हमें पता चल जाएगा सर कि उनको क्या आता है और क्या नहीं आता है। जी, 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 थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो थोड़े बाकी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अभी 2-3 लोगों की सुन पाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे अलग-अलग क्वेश्चन आएँगे तो उसपे आप सभी लोगों को चांस मिलेगा। तो अभी फिलहाल 3 लोग हो चुके हैं पूरे। आप अपना जो राय है, जी सर, अभी नहीं हम सुनेंगे, अभी आप अपनी राय चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अभी जो मतलब लाइव सुनने का या बोलने का मौका 3 लोगों को दिया गया है, ओके? तो बाकी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप जैसे सुन रहे हो वैसे सुनते-सुनते आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। देखिए प्रश्न क्या था और उन पे क्या राय आई? जैसे ममता मैम और एक मैम थी हमारी भगिनी जिन्होंने बोला है इस पे और अच्छे से बोला है उन्होंने, कि अभी ऑनलाइन चल रहा है। मान लीजिए कि फेस टू फेस भी ट्रेनिंग है, तो फेस टू फेस ट्रेनिंग में आप क्या करते हो कि आप उन लोगों से बातें करते हो। आप उनको समझना चाहते हो कि क्या-क्या चीज़ें हुई है, वहाँ पे वो आपके पास अवेलेबल रहता है। लेकिन सही मायने में अगर हम सुनते हैं तो प्लीज़ थोड़ा माइक बंद कर दीजिएगा जिसका भी शुरू है, प्लीज़। मैं होस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा ये माइक पे हमें ध्यान रखना होगा। तो अभी हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि जैसे ट्रेनिंग हम फेस टू फेस करते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि हम लोगों से बात कर सकते हैं और बात करके उन लोगों को सुन सकते हैं कि उसपे उनकी क्या राय है या उनका मतदान मेरी आवाज़ पूछ रही है? मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है? सर स्पष्ट है, बोलिए। सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो प्लीज़ किसी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब हम माइक ऑन करके बोलेंगे कि आवाज़ नहीं आ रही, तो थोड़ा-सा बाकी कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे, इस पे भी हम ध्यान देंगे। ओके? सब लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि अच्छे से आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ नहीं आती तो हमें हमें हमारा भी समझना होगा कि मेरे नेटवर्क का इश्यू वगैरह हो सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ अपने माइक बंद कर दीजिएगा। प्लीज़ अपने माइक बंद कर दीजिएगा। अमरदास जी अपना माइक शुरू है। शंकर गोयल जी आपका माइक शुरू है। विनोद नेतम जी आपका भी माइक शुरू है, प्लीज़ बंद कर दीजिए। तो थोड़ा हम ये भी सीख जाएँगे कि किस तरीके से हम अपने माइक को कायम बंद रखें। चलिए अच्छे-अच्छे सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों पे थोड़ा-सा मैं होस्ट को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैट बॉक्स को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को हम लेके जाएँगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं 9 कोऑर्डिनेटर है या 12 कोऑर्डिनेटर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो-जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी चर्चा के लिए लेके जाएँगे। और जो लोग अभी नहीं बोल पाएँगे उन लोगों को चांस रहेगा कि वो अपने मत व्हाट्सएप ग्रुप में भी रख सकेंगे। और उसको जैसे सुनील भैया ने कहा है वैसा उसका हम एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे हर एक क्वेश्चन का अलग-अलग। तो जिसपे हमारे साथ भी हमारे पास भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा और जिसपे हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। ओके। किसी का तो भी माइक का प्रॉब्लम शुरू रहेगा। भूपेंद्र माइक को देखो सब लोग, मेरा एक आग्रह है, 1-2 लोगों को और को होस्ट सर आज अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लें। जी, 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 कर दिया, कर दिया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग को हमें अच्छे से अगर चलाना होगा तो माइक को ना छेड़े। वो बार-बार उसको अगर हम हाथ लगाएँगे तो म्यूट अनम्यूट होता रहेगा, फिर आप डिस्प्ले आएँगे और मेरा भी डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। देखिए हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग को हम जब स्टार्ट करते हैं अब देखिए, इसमें थोड़े अलग-अलग चीज़ें आपके सामने मैं इसलिए रखूँगा कि हम अब ट्रेनिंग के मोड में जा रहे हैं। एज़ अ ट्रेनर हमको कैसे फैसिलिटेट करना है या कैसे जानना है, इस चीज़ में भी हम सोच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ सिर्फ़ ट्रेनिंग तक सीमित है, ये चीज़ शिक्षा से भी जुड़ी हुई है। तो हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी ट्रेनिंग हम जब स्टार्ट करते हैं, तो उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले उस विषय में सामने वालों की क्या जानकारी है, सामने वालों का क्या ओपिनियन है, ये भी हमें समझना ज़रूरी होता है।
तो वो समझने के लिए हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जब फेस टू फेस ट्रेनिंग होता था तो हम टेस्ट वगैरह लेते थे, कोई गूगल फॉर्म वगैरह हम सबमिट करवा लेते थे, अलग-अलग प्रश्न पूछ के उनकी जानकारी लेते थे। तो ऐसे अलग-अलग चीज़ें हम ऑप्शन में कर सकते थे। अभी हम और उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं जब ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जब चल रहा है तब जैसे अभी हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले क्या किया, तो हम जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो रोज़ का असाइनमेंट रहेगा। असाइनमेंट किस चीज़ के लिए रहेगा कि ये चीज़ पढ़ के मेरी क्या समझ बनी है, ये सामने वाले ट्रेनर को पता होना चाहिए। इस समझ को ध्यान में रख के वो पूरे ग्रुप को आगे लेके जाएगा, एक बात। दूसरी कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसके बारे में पहले से इसकी कोई सूच बनी हुई है क्या? उस पे थोड़ी बात करना, ये भी ऑप्शन होता है। दूसरे और सारे ऑप्शन ये हो सकते हैं कि आप अपने ऑडियो क्लिप बना के डालिए। अगर आपको लिखने की मतलब थोड़ा-सा परेशानी होती है कि आप फट से पे नहीं लिख पाते, तो माइक अपना मोबाइल अपना सामने रखिए और बोल दीजिएगा आपको जो अच्छा लगता है उस चीज़ के बारे में। तो आपकी ऑडियो क्लिप बन जाएगी और ऑडियो क्लिप आप भेज दीजिएगा। हो सकता है कि ट्रेनर को भी काफ़ी मतलब दिक्कत होती होगी, पढ़ने को सब नहीं पढ़ सकता, तो हेडफ़ोन लगा के वो सुन सकता है एक-एक ऑडियो क्लिप क्या-क्या उसमें लिखा गया है। दूसरी चीज़ वीडियो भी हो सकता है कि आप वीडियो भी बना सकते हैं। तीसरी आसान चीज़ हम ये भी कर सकते हैं जलतारी जी इसको भी हम आगे आप भी अगर आप कभी आगे हम अप्लाई कर पाए तो, कोई यूट्यूब चैनल बना लिया और बोल दिया कि आप इस यूट्यूब चैनल पे अपने-अपने वीडियो थोड़े से लिंक वगैरह डाल दीजिए, अपनी-अपनी लिंक डाल दीजिए, तो वीडियो के माध्यम से भी हम उसको समझ सकते हैं। ऐसे अलग-अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में सामने वाले प्रार्थियों का ओपिनियन जानने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा माइक बंद कर दीजिएगा जिसका भी शुरू है। अब हमें ये समझना होगा कि इस ट्रेनिंग में हमने क्या किया, तो इस ट्रेनिंग में हम असाइनमेंट के ज़रिए सारी चीज़ों को समझने जा रहे हैं। असाइनमेंट के ज़रिए हम समझने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को। शंकर गोयल जी अपना माइक और ये वीडियो बंद कर दीजिएगा। तो हम ये अभी हम थोड़ा-सा डिस्कशन दूसरी ओर लेके जाते हैं। आपको एक असाइनमेंट दिया गया था, जिस असाइनमेंट का नाम था कि आपके दृष्टिकोण से आदर्श विद्यालय कैसा हो और वहाँ की शिक्षण प्रक्रिया कैसी। तो हम थोड़ा बात करेंगे कि 2-3 लोगों को चांस देंगे, लेकिन चांस देने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ कि हमें किस चीज़ पे बात करनी है। तो बात इस चीज़ पे करनी है कि आपने आदर्श विद्यालय कैसा होना चाहिए, वहाँ की शिक्षा प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो तो लिखा है स्पष्ट रूप से कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होने वाली है या क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। अभी हमें जिस चीज़ पे बात करनी है, वो चीज़ ये है कि हमें जो हमने लिखा है कि ये आदर्श विद्यालय होना चाहिए, या इस चीज़ को हम आइडियल मानते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ को आइडियल मान रहे हैं, जिस अवधारणा को आप आइडियल कक्षा मान रहे हैं या आइडियल विद्यालय मान रहे हैं, तो वो अवधारणा आपकी कहाँ से बनी? आपकी जो फिलहाल सोच है, उस सोच के पीछे का ओरिजिन क्या है? ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं, इस पे हम थोड़ी-सी बात करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम 2-3 लोगों को संधि देंगे। उनको मैं एक और रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमें आपने क्या-क्या लिखा है, वो नहीं जानना है। मतलब वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है या सारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने पढ़ा है। बाकी के लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो हमें ये समझना है कि आपकी जो अवधारणा बनी है, तो वो अवधारणा का ओरिजिन क्या है? किस आधार पे आपकी ये बात बनी है कि इस स्कूल को मैं आइडियल कहना चाहता हूँ? तो आइडियल ये हमें समझना है। तो मैं 1-2 लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हम उस पे थोड़ा बात करें। जलतारी जी या जो हमारे होस्ट हैं सुनील जी है या फिर शेष शुभ जी है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2-3 लोगों को सुधाकर पांडे जी बोलना चाहते हैं। क्या इसी बोलना चाहते हैं? हेलो हाँ जी, सर, मैं आशा कुरैशी बस्तर से। मैम हेलो बोलिए। जी सर। आदर्श सबसे पहले तो शाला का परिवेश बच्चों को आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी आकर्षित चीजों को देखकर ही मतलब उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की सोच एक साफ-सुथरा कार्टून और शाला की दीवारें रंगीन और उनको आकर्षित करने वाली चीजें होनी चाहिए। बाग-बगीचा और कक्षा कक्षा भी उसी तरह आकर्षित होनी चाहिए, जैसे बच्चा सोच रहा है, उसकी सोच से कहीं ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आकर्षित करती है। उसके बाद ही शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें उनको
दे सकते हैं। सबसे पहले शाला आदर्श शाला की कक्षाएं और शाला परिवेश बहुत ही आकर्षक होना चाहिए सर, जिससे बच्चे और जी 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 मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो सारी चीजें बता रही है, ये किस आधार पे बता रही है? बच्चों की जो सोच होती है सर, अच्छा, जी उनको तो आपको रंगों ऐसा से लगता है तो आपको ऐसे लगता है कि ये बच्चों की सोच है, बच्चों को ये अच्छा लगता है, ऐसे आपको लगता है करके आप ये सारी रिक्वायरमेंट रख रही है, जी बराबर? सर, जी जी सर। और धन्यवाद। भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं पहले रिक्वायरमेंट बता रही हूँ कि जी बच्चों जी को सबसे पहले आकर्षक परिवेश बहुत ज्यादा रोचक लगती है सर। जी जी जी। तो मैं थोड़ा प्रश्न और दोहरा देता हूँ सर अगले वाले पार्टिसिपेंट के लिए, मैं थोड़ा प्रश्न दोहरा देता हूँ। हमें सर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए इस पे बात नहीं करनी है, उस पे तो हमने ग्रुप में लिखा है या हमारा जी जो असाइनमेंट लिखा है उसमें हमने लिखा है। हमें जी सर, बात इस पे करनी है कि हमने जो भी लिखा है उसके पीछे की सोच हमारी क्या है? वो किस आधार पे लिखा है? हमारे जो थॉट्स है, जो हमने लिखे, उन थॉट्स का ओरिजिन क्या है? उस पे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा-सा अपना मत रखिए। सर कपिल साहू जी अपना माइक हेलो अनम्यूट करिए। जी जी, विकास सर। जी सर। सर नमस्कार सर, मैं नमस्कार सर। विकास सर यारनो, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। सर आपने ओरिजिन पूछा था हमारे आदर्श विद्यालय में क्या होना चाहिए, उसका ओरिजिन क्या है? तो सर जो मुझे लगता है वह है हमारा प्रारंभिक ज्ञान हो सकता है, या फिर जिसने हमें प्रभावित किया, बहुत या जो बढ़िया। परिणाम भी प्राप्त हुआ जिससे हमें ऐसे चीजों को हमने वहां पर रखने का प्रयास किया। जी, धन्यवाद। जी। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं आप कि प्रभावित किस चीज़ों से हुए या फिर ओ ओरिजिन को थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ को बताया है? हाँ जी बिल्कुल सर। जैसे सर मैंने अपना जो असाइनमेंट आज लिखा हुआ है उसमें मैंने बताया था सर कि आप जैसे हम एक शाला में आदर्श शाला जो होता है उसमें बच्चों को स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए ताकि उसकी जिज्ञासा के अनुरूप कार्य किया जा सके। तो सर मैं अपने ही जीवन का बता रहा हूँ कि जिसमें मैंने अपने लाइफ में मेरे प्रेरणा स्रोत शिक्षक रहे हैं, वो हमें ऐसी स्वतंत्रता देते थे जिस वजह से मेरे मन में भी एक लगन उत्पन्न हुआ था कि मैं विज्ञान को पढ़ूं और शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के विज्ञान में ही अपने कार्य करूं। तो वो मेरे को प्रभावित किया था सर, जी सर, इसलिए बहुत मैंने बढ़िया। उनके ही पैटर्न को अपने में लिखने का प्रयास किया। थैंक यू। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम किसी हेलो और एक लोगों को सुनते हैं। कोई एक हेलो चांस। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं नमस्ते सर, मैं अलका पांडे मैडम बस्तर से बोल रही हूँ सर। जी मैम बोलिए। मैं अपना असाइनमेंट दी थी सर ग्रुप में, हुँ, और उसमें जो मैं बेस बना करके लिखी थी, वो उसके पीछे कारण ये है सर कि मैं यहाँ पे सर्विस करने से पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती थी, और हुँ, वहाँ पर जो मेरे को मिला एक अनुशासन सिखाए बच्चों को, या फिर एक मतलब नियम तरीके से उनको आना, स्कूल आना, होमवर्क पूरा चेक करना, पूरे कॉपी वगैरह जितने भी उनके रहते थे, ये चेक करने के बाद में आज मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे जो हैं अच्छे-अच्छे पोस्ट पर चले गए हैं। कई लोग आईएएस बन गए हैं और 1-2 लोग नायब तहसीलदार बन गए हैं सर। तो मैं जो है पहले भी शिक्षक थी और अभी भी शिक्षक हूँ। तो मैं ये जो अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ, इस बेस पे शेयर करना चाह रही हूँ सर कि मैं बच्चों के साथ में कार्य की, उनको एक सहज और सरल माहौल दे करके हम उनको मतलब सहानुभूति पूर्वक ही सिखा सकते हैं सर। थैंक यू। चलिए। हेलो तो सर। अ, हेलो आप बोलिए तो बोलिए सर। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। जी सर, मैं तरन्नुम बिशेख बुंदेली कोरबा से। जी मैम बोलिए। मैं सोचती हूँ बच्चों को अनुशासन तो सिखाना चाहिए, उसके साथ ही उन्हें मुक्त वातावरण मिलना चाहिए जहाँ उनको भय नहीं हो, वो अपनी बात कह सकें। ऐसे शिक्षक जो उनके साथ घुले मिले हों और उनसे आत्मीयता बनाएं कि वो अपनी हर बात शेयर करें, तो बच्चों की सीखने की गति भी तीव्र होती है और वो एक लगाव महसूस करते हैं। और अक्सर कर देखा है कि जो शिक्षक बहुत हंसमुख या बच्चों से वो रहता है, तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकता है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, साथ ही साथ हम उनको अनुशासन सिखाएँ। मुक्त वातावरण से मतलब ये नहीं है कि वो चाहे-चाहे करें, उनको हर चीज़ की वजह बताएँ और तरीके सिखाएँ। एक
जैसे स्कूल है, आदर्श स्कूल है, तो उसके जो नियम है उनको फॉलो कराएं, लेकिन उनको कोई प्रेशर या वो नहीं, उनको फ्री माहौल में कि वो खुद सीखने के लिए प्रेरित हो, स्वयं सीखें और वो हर चीज सीख सकें। जी सर। जी सर। हेलो सर। प्लीज बाकी लोगों को दवा डाल के म्यूट कर दीजिए सबके। हेलो। हेलो प्लीज अभी हम नहीं सुनेंगे सर, अभी हम नहीं, मैडम हम अभी नहीं सुनेंगे। ओके। 3-4 लोगों को ही चांस मिलेगा, आपको नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माइक आप म्यूट कर लीजिएगा और हम आगे की बात रखेंगे। आपके उत्तर अगर आपको चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में उसको लिख सकते हो। चलिए शुक्रिया। देखिए ये प्रश्न जो हमने अभी उठाया था, ये प्रश्न क्यों उठाया और ये प्रश्न हम पे क्या सोचना है, एज ए ट्रेनर के नाते भी हम इस चीज को समझना है। प्लीज थोड़ा माइक का मेंटेन कर दीजिएगा, होस्ट जी से रिक्वेस्ट है कि माइक का थोड़ा सा देखिएगा। देखिए हमें क्या चीज समझनी है, हमें ये चीज समझनी है कि हमें कहा गया कि आप अपने आदर्श विद्यालय के बारे में लिखिएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने आदर्श विद्यालय के बारे में लिख दिया, लेकिन हमने जो भी कुछ लिखा है वो किस आधार पे लिखा है, तो उसके अलग अलग आधार होते हैं। जैसे सर ने हमारे बताया, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि 2-3 प्रकार के आधार हो सकते हैं। तो उसमें से पहला आधार होता है कि हमारा अनुभव। अनुभव का मतलब क्या है, अनुभव का मतलब हमने कभी वो चीज देखी है, कभी महसूस की है, या उससे हम आकर्षित हुए, या जो भी अलग अलग चीजें हैं। पहला हो गया खुद का अनुभव, जैसे सर ने बताया कि मेरे शिक्षक ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे ऐसा अनुभव आया, ये चीज। दूसरी चीज कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी है, जो देखी है और उसका परिणाम भी देखा है, लेकिन खुद नहीं देखा है, मतलब अनुभव करके परिणाम नहीं मिला है। मैंने उन चीजों को देखा है और वो चीज देख के मुझको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे मान लीजिए कि मेरी स्कूल वैसी नहीं है, लेकिन मैंने कोई अच्छी स्कूल देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श स्कूल फिर ऐसी होनी चाहिए। तो मेरी स्कूल वैसी नहीं है, लेकिन मैंने कोई और स्कूल देखी है और उसको देख के मैं आकर्षित हो गया हूँ, प्रभावित हो गया और मुझे लगता है कि आदर्श स्कूल वैसे होनी चाहिए। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज कभी कभार ये होती है कि कोई चीज मैंने महसूस भी की नहीं है, देखी भी नहीं है, लेकिन मैंने सोची है उस लेवल पे, और वो सोच के मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी ऐसी चीज ये आइडियल होनी चाहिए। अब देखिए हम किस चीज को समझने जा रहे हैं। कभी कभार अनुभव के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। कोई किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने से हमको रियलाइज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। कभी हमने कोई चीज खुद देख ली, उसका इम्पैक्ट देख लिया, फिर मुझको एक्सपीरियंस हो गया। तो ऐसे 2-3 प्रकार की चीजें होती है, कुछ एक्सपीरियंस करना, किसी और का एक्सपीरियंस को देखना, और कभी कभार खुद सोच लेना, लेकिन जो चीज आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो ऐसे अलग अलग चीजें सोचने के बाद हम अपना कोई ओपिनियन बना डालते हैं। लेकिन हमें कायम ये सोचना है कि जो भी कोई हमारा ओपिनियन बना रहे हैं, वो ओपिनियन बनते समय क्या उस ओपिनियन का जो ओरिजिन है, उस ओपिनियन का जो आधार है, क्या वह आधार सक्षम है? क्या वह आधार कॉन्क्रीट है कि जिस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो मत बना है वो सही है? तो हमें ये काम करना होगा, मतलब ये ऑनलाइन सेशन होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि जिस जिस चीज को मैंने आइडियल स्कूल के बारे में रखा है, मैंने जो भी कंसेप्ट को आइडियल स्कूल के बारे में रखा है कि ये चीजें होनी चाहिए, क्या उन सारी चीजों को मैं सही मायने में आइडियल कह सकता हूँ? या उनको आइडियल कह रहा हूँ तो उसके पीछे की मेरी सोच क्या है? मैं जिन चीजों को आइडियल कह रहा हूँ, क्या उन सारी चीजों को वाकई ही बच्चों को फायदा होता है? साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा, क्या ये सारी चीजें नहीं हुई फिर भी मैं उनको आइडियल कह सकता हूँ? तो उन सारी चीजों पे हमें सोचना होगा। ये प्रश्न तो हमें बहुत ही आसान लग रहा होगा कि यार ये क्या प्रश्न है? लेकिन सही मायने में हम इस चीज पे अगर ज्यादा काम करेंगे, तो ही हम गहराई में जाने लगेंगे। और तभी हम सोच पाएंगे कि क्या हम आदर्श स्कूल कहते हैं, तो फिर एक स्कूल की दूसरी स्कूल के साथ हम जब तुलना करेंगे, तो उन तुलना का आधार क्या होगा? मान लीजिए कि एक स्कूल बहुत ही बेहतरीन है, साफ-सुथरी है, अच्छी है, सब कुछ है वहाँ पे, बिल्कुल हाई प्रोफाइल है सब, डिजिटल क्लासें वगैरह-वगैरह पूरा है। दूसरी कक्षा है कि वहाँ पे उस तुलना में वो सारी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन टीचर का इंटरेक्शन बच्चों के साथ इस तरीके से है कि बच्चों के परिणाम आने लगे। तो आपको सोचने पे मजबूर होना होगा कि दोनों में से मैं किसको आइडियल कहूँ। अगर आप अभी कहेंगे कि नहीं सर, जहाँ पे इंटरेक्शन बच्चों का अच्छा है और जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम मानेंगे कि ये आइडियल है। तो फिर मैंने जब इस स्कूल को आइडियल कहा है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या उसको हम आइडियल कहेंगे?
तो आइडियल किस चीज को कहना है, इस पे भी हमें सोचना होगा। मान लीजिए कि कोई अमेरिका की स्कूल है, कक्षा है, और कोई भारत की कक्षा है, तो अमेरिका की फैसिलिटी और वो सारी चीजें हमने देख ली, तो फिर हम उसको आइडियल कहेंगे या इसको आइडियल कहेंगे? मान लीजिए कोई महाराष्ट्र की बाबलेवाड़ी स्कूल है और कोई हमारी स्कूल है, तो हम दोनों में से किसको आइडियल कहेंगे? बाबलेवाड़ी को भी हम आइडियल स्कूल कहेंगे, तो वो आइडियल कहने के आधार हमारे क्या होंगे? उन आधारों पे हम अभी सोच रहे हैं, और उन आधारों पे हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी चीज सोच रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है? हम किस आधार पे कह रहे हैं कि ये चीज अच्छी है या ये चीज हमें करनी चाहिए? तो कोई भी चीज होता है कि बहुत बार हम आकर्षित होके वो चीज फट से पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में जाके पता चलता है, यार मैं तो देखते ही देखते प्रेम में पड़ गया, लेकिन बाद में मतलब समझ में आ गया कि यार ये तो अलग ही चीज हो गई। तो जो भी चीज करेंगे, जो भी ओपिनियन हम रखने वाले हैं हमारा, उस ओपिनियन का ओरिजिन हमें कायम ढूंढते रहना चाहिए। हम किस स्कूल को आइडियल कहेंगे, वो हमें कायम सोचना होगा। मान लीजिए कि हमने गिट्टू बधेकॉक को पढ़ लिया है, मान लीजिए कि हमने तोतो चान पढ़ी है, मान लीजिए हमने पढ़ी है, ये सारी पढ़ के हमारी सोच बनी है कि आइडियल क्या होना चाहिए। हमने काफी बच्चों के साथ काम किया, उनका परिणाम आया, उस आधार पे हमारी सोच बनी है कि ये इसको हम आइडियल कहेंगे। तो हमें इन सारी चीजों पे सोचना होगा कि हम जब स्कूल आइडियल कहेंगे, तो आइडियल स्कूल क्या होनी चाहिए? और एज अ ट्रेनर के नाते अगर मेरी बात क्लियर होगी कि आइडियल स्कूल क्या होनी चाहिए, आइडियल विद्यालय कैसा होना चाहिए, अगर ये मेरी सोच अच्छी होती है, प्लीज किसी का भी तो माइक दिक्कत कर रहा है, प्लीज आप माइक बंद कर दीजिए। मुझे थोड़ा मतलब ओके, थैंक यू। तो हमें ये सोचना है कि मेरा वो सोच का ओरिजिन क्या है। ये केवल आदर्श विद्यालय के बारे में ही नहीं सोचना है, तो हर चीज के बारे में हमें सोचना है कि जिस चीज को मैं आइडियल कह रहा हूँ, उसका ओरिजिन क्या है। अभी हम इस टॉपिक को मतलब इस टॉपिक ये पूरा खत्म नहीं हुआ है और ये खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी सोच में लाना है। तो हमें बाद में भी ये काम करते रहना है। जो भी मैं विचार रखूंगा, जब भी मेरा पक्ष रखूंगा, तो उस पक्ष को ऊपर से हमें नहीं देखना है, उस पक्ष का क्या आधार है ये भी हमें देखना है। इस चीज को हम अंग्रेजी में अगर कहें तो इसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब ये है कि सोच के विचार के पीछे की सोच क्या है। इंग्लिश में उसको कहते कहते हैं कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, विचार के पीछे का विचार क्या है। तो हमें कायम ये सोचना होगा कि मैंने जो भी विचार रखा है, जो भी मत रखा है, उसके पीछे का मेरा विचार क्या है, उसका आधार क्या है। उस आधार को हमें ढूंढता रहना होगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन सेक्टर में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कोई दूसरी चीज करते हैं तो उस पे ऊपरी सोच से बन जाता है काम। एजुकेशन सेक्टर में ऊपरी सोच से काम नहीं बनता, गहरी सोच से काम बनता है। और गहरी सोच का मतलब है कि हमारे सोच का ओरिजिन ढूंढते रहना, हमारे सोच के ओरिजिन को कायम सुदृढ़ करते रहना, ऊपरी सोच में हमारी सोच को नहीं बनाना। तो डीप थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, गहरी सोच हम जिसको कहते हैं, वो चीज हमें करनी है। अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा काफी टाइम चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये ही चीजें मायने रखेंगे, क्योंकि बाकी की जो हम पेडागोजी बताएंगे, उस पे तो आपने काम भी किया है और उस पे आपने सोचा भी है। लेकिन उस सोच को अगर हमें डीप लेके जाना है, तो फिर हमें ओरिजिन पे काम करना होगा। तो आज जब ट्रेनिंग खत्म होगा और जब तक असाइनमेंट नहीं आएगा आगे का, तब तक हम डीप थिंकिंग यानी मेटाकॉग्निशन और गहरी सोच पे काम करेंगे। और गहरी सोच कैसे विकसित करनी है, इस पे भी हम काम करेंगे। ट्रेनर के नाते अगर मैं मेरी सोच को गहरा कर पाऊँ, तो फिर मैं ट्रेनर करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकूँगा और बहुत ही सारी चीज़ों में बच्चों को के सामने रख पाऊँगा। तो इस पे हमें बात करनी है। अभी हम जिस और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक पर बात करने के लिए आपको भी बात करने की संधि दी जाएगी, 3-4 लोग बोल पाएँगे, लेकिन उसके पहले आपको एक एक्सरसाइज करना होगा। वो अगर करते हैं तभी हम उस पे पार्टिसिपेट कर पाएँगे। तो जैसे मैंने वीडियो ऑन था तो 2-3 लोगों का देखा कि उन्होंने नोटबुक और पेन हाथ में लेके बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं अच्छे से, कुछ पॉइंट भी नोट आउट कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज भी काफ़ी लोगों ने नोटबुक और पेन साथ में रखा होगा। नहीं रखा होगा तो कल जब सेशन स्टार्ट होगा तब नोटबुक और पेन हमारे साथ में होंगे, ऐसे में आपसे अपेक्षा रखता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कोई चीज़ हम करके देखने वाले हैं वो झट से कर कर सकेंगे। तो अभी मैं आपके सामने एक प्रश्न रख देता हूँ, उस प्रश्नों पे हमें बारीकी से सोचना है। मुझे अपेक्षा है कि ये प्रश्न आपने पहले भी सुना होगा और पहले भी देखा होगा। वो प्रश्न ये है कि जब हम देखिए अब आइडियल स्कूल हो चुका है, आइडियल स्कूल बाजू में रखेंगे, अभी हम जाएँगे इंटरनेशनल की तरफ। तो मेरा प्रश्न आपके सामने ये है कि इंटरनेशनल स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय
विद्यालय बोलते समय आपके दिमाग में कौन सी चीजें आती है, उन चीजों की लिस्ट बनानी। मैं 1 मिनट का पॉज़ ले लेता हूँ। 1 मिनट में आपको सिर्फ़ उनकी लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है और कुछ नहीं। उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। सिर्फ़ सूची बनानी है कि वहाँ पे क्या-क्या होना चाहिए। किस चीज़ को? आइडियल स्कूल नहीं। इंटरनेशनल स्कूल बोलने के बाद मेरे दिमाग में कौन सी चीज़ें आती है, उन चीज़ों की मैं लिस्ट बना रहा हूँ। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट तक हम लिस्ट बनाएँगे। फिर दूसरा प्रश्न। थोड़ा प्रश्न दोहरा देता हूँ। इंटरनेशनल स्कूल बोलने के बाद मेरे दिमाग में कौन सी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों की मैं लिस्ट बनाता हूँ। पी मुखर्जी जी अपना माइक बंद कर दीजिएगा। चलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अभी 1 मिनट खत्म हो चुका है और आपने लिस्ट भी बना दी है। कुछ लोगों ने तो अपनी लिस्ट डाल भी दी है अपने चैट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न थोड़ा-सा अच्छे से समझिएगा कि पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि इंटरनेशनल स्कूल बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या-क्या चीज़ें आती है और उसकी लिस्ट हमने बना दी। अ, बार-बार कोई तो भी माइक शुरू कर रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें बार-बार ये चीज़ बोलनी पड़ रही है। तो प्लीज़ थोड़ा इसका हम ध्यान रखें। चलिए वनिता शर्मा जी ने भी बहुत अच्छा लिस्ट रखी है। अभी दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि इंटरनेशनल एजुकेशन बोलने के बाद मेरे दिमाग में कौन सी चीजें आती हैं। देखिए पहले हमने क्या लिखा, इंटरनेशनल स्कूल बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या-क्या आता है वो सारी चीज़ों की हमने लिस्ट बना दी। अब इंटरनेशनल एजुकेशन बोलने के बाद कौन सी चीज़ें दिमाग में आती है, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। और उसके लिए भी हम 1 मिनट का पॉज़ लेंगे। तो 1 मिनट हमें क्या सोचना है, इंटरनेशनल एजुकेशन बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती है, उनकी हमें लिस्ट बनानी है, 1 मिनट का टाइम है। जी, चलिए थैंक यू। 1 मिनट का समय हमारा इस चीज़ का भी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमने 2 तरह की एक लिस्ट बना दी है। अच्छा कर रहे हैं कि आपने अभी लिखना भी शुरू कर दिया है और चैट बॉक्स में आप लिखते जा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे ये होगा कि आसानी होगी, मैं पढ़ भी पाऊँगा और हमारा टाइम भी बचेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए आप ऐसे लिखते रह सकते हो और आपके पास उतना टाइम उपलब्ध है। अभी हम देखिए 2 प्रश्न थे हमारे सामने। पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल स्कूल बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उनकी हमने लिस्ट बना ली। दूसरा प्रश्न था इंटरनेशनल एजुकेशन बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या-क्या चीज़ें आती है, उनकी भी हमने लिस्ट बना ली। तो मैं किसी 1-2 चीज़ को हमारे होस्ट से विनती करता हूँ कि 1-2 लोगों को सिर्फ़ अपनी लिस्ट पढ़नी है, दोनों की। इंटरनेशनल स्कूल बोलने के बाद उन्होंने क्या लिखा और इंटरनेशनल एजुकेशन बोलने के बाद उन्होंने क्या लिखा। तो 3 लोगों को चांस दीजिएगा, मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 लोगों को चांस देंगे। रेज़ हैंड का जिनका ऑप्शन है, रेज़ हैंड का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों लिस्ट आपको सिर्फ़ पढ़ के सुनानी है, तो उसको आधा मिनट भी नहीं लगेगा ऐसा मुझे लगता है। सपना मैम प्लीज़ बोलिए। जी, गुड इवनिंग मैम बोलिए। पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी।
इंटरनेशनल स्कूल में खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लासेस, टीचर और बच्चे के बीच अच्छा संबंध, मतलब मित्रवत संबंध। और इंटरनेशनल एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा, स्वयं को समय के साथ अपडेट करना, ऐसी शिक्षा जिससे बच्चा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को अपडेट कर सके, खड़ा हो सके, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाकर वो अपनी आजीविका बना सके। जी जी थैंक यू जी सर। जी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ज्योति बस मगर इतना ही बोलिए मैम। सोच पाई सर। जी जी, ज्योति मगर। जी सर। सर मेरा ये है, मैं चाहती हूँ सर कि जैसे अगर इंटरनेशनल स्कूल है तो उसमें प्रयोगशाला हो, स्वच्छ वातावरण हो, हरियाली हो, और ताकि बच्चे मतलब स्वच्छ उनका मस्तिष्क वो इफेक्ट करे। और जहां तक सवाल है इंटरनेशनल एजुकेशन का सर, तो इंटरनेशनल एजुकेशन में सर मेरा कहना ये रहता है कि सर पाठ्यक्रम में बदलाव हो। इंटरनेशनल एजुकेशन हम चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में, और सीमित संसाधन का बेहतर प्रयोग हो सर, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है, इतने बड़े बड़े लैब या स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है, तो उनका प्रयोग हम तालाब का प्रयोग कर सकते हैं स्विमिंग पूल की जगह पे। हेलो जी सर मैम, आप। फिर जी सुन पा रहे, सिर्फ अपनी लिस्ट पढ़िए आप। जी जी, नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं उनका ज्ञान देना बच्चों को लगातार। जी चलिए, थैंक यू। लास्ट चांस सर, मुकेश सर जी बोलिए, मुकेश कुमार जी साहब आपका। जी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हाँ जी सर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर आपने जो प्रश्न किया सर, उसमें मैंने दो ही लिखा था। एक तो सर वो कौशल आधारित होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, जो बच्चों को आगे जीवन में जो काम आए, और दूसरा सर वो बाल केंद्रित होनी चाहिए सर वो। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो 3 लोग हो चुके हैं, बाकी लोगों ने अपनी राय लिखी भी है और लिखते भी जाएंगे, तो थोड़ा सा 3-3 लोगों का क्राइटेरिया हमें मेंटेन करना होगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लिख भी पा रहे हैं, लेकिन बारी बारी से हम सबको चांस मिलता रहेगा। जी थैंक यू। चलिए, हम इस पे अब थोड़ा सा सोचते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल एजुकेशन, ये दोनों चीजों के बारे में हम बोल रहे हैं। काफी लोगों ने अच्छा लिखा, मुझे अच्छा भी लगा, और काफी लोगों ने जो भी बातें लगी, मुझे ऐसे लगता है कि वो ट्रेनिंग का असर है। तो मैं सुनील भैया और सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए कि हम अच्छी सोच लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन पे लिख पाए हैं। नहीं तो पहले जो हमारे अनुभव थे, ये अनुभव ऐसे थे कि इंटरनेशनल स्कूल पे तो हम बहुत लिख लेते, इंटरनेशनल एजुकेशन पे लेकिन हम बहुत ही कम लिख पाते थे। और उसकी वजह ये भी होती थी, मतलब पहले हम समझ लेते हैं और फिर उसकी वजह में जाएंगे कि क्या वजह उसकी होती है। पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल एजुकेशन, ये दोनों चीजें एक ही है या अलग है। तो पहला तो स्पष्ट रूप से फर्क हमारे सामने ये निकल के आता है कि ये दोनों चीजें अलग है। इंटरनेशनल स्कूल अलग है और इंटरनेशनल एजुकेशन भी अलग है। अब बात ये है कि इंटरनेशनल एजुकेशन और इंटरनेशनल स्कूल, अगर ये दोनों चीजें अलग है तो दोनों में क्या फर्क है, किस तरह का फर्क है? तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहली चीज जो है, इंटरनेशनल स्कूल वो मीडियम है, वो माध्यम है, और इंटरनेशनल एजुकेशन ये गोल है। स्पष्ट हो गया कि ये माध्यम है और दूसरी गोल है। ये मीडियम है और ये अचीवमेंट है, ये टारगेट है, गोल है। तो हमें ये समझना होगा कि अब तक हम किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते आ रहे हैं। तो हमें ये भी सोचना होगा कि जब हम आइडियल स्कूल के बारे में लिखते हैं, तो आइडियल स्कूल के बारे में जब हम लिखते हैं तो वो भी एक माध्यम की ओर हम उसको देखेंगे, लेकिन हमें माध्यम को तभी उसको प्रभावी और सशक्त माध्यम कहेंगे जब वो अपने गोल से जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये आ गया कि देखिए, कौन सी लिस्ट हमारी बड़ी थी या कौन सी लिस्ट, कौन सा लिखना हमें आसान गया। तो ये ट्रेनिंग के बारे में, मतलब इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग होने के बाद तो दूसरी चीज हम लिख पाए, लेकिन मेरा अनुभव बाकी टीचर के साथ ऐसा है जिनके साथ हम इन चीजों पे बात नहीं हुई, वो अनुभव इस तरीके का है कि हम इस पे ज्यादा नहीं लिख पाते। किस चीज पे? इंटरनेशनल एजुकेशन पे हम ज्यादा लिख ही नहीं पाते। हम किस चीज पे ज्यादा लिख देते हैं? इंटरनेशनल स्कूल पे ज्यादा लिख देते हैं। तो हमें माध्यम के बारे में बहुत सारी जानकारी है, माध्यम के बारे में हमारी बहुत सारी सोच विचार बनी है, लेकिन क्या उसी तुलना में हमारा सोच विचार और हमारी समझ बन पाई है इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में? तो निश्चित रूप से हमें इस पे सोचना होगा।
क्योंकि हम उसी चीज को ज्यादा लिख पाते हैं जिस चीज को हम ज्यादा समझते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने ये चीज भी क्लियर हो गई कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन से ज्यादा इंटरनेशनल स्कूल को समझते हैं। रायपुर हो गया, आपके जैसे बड़े अलग अलग जिले के नाम होंगे, तो उन जिलों पे हम जब जाते हैं वहां पे, तो हमें इंटरनेशनल एजुकेशन की बहुत सारी प्लेट लगी हुई देखी रहती है और उसको लिखा रहता है कि इंटरनेशनल स्कूल ये। लेकिन ये इंटरनेशनल स्कूल तो होता है, क्या इंटरनेशनल एजुकेशन भी वहां पे होता है? ये हमें सोचना होगा। अगर हम ये सोच पाते हैं तो फिर ये ठीक क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें इंटरनेशनल स्कूल पे काम करना चाहिए, इंटरनेशनल एजुकेशन पे काम करना चाहिए। अब देखिए, हमने मीडियम जो लिखा इंटरनेशनल स्कूल, उसमें क्या-क्या लिखा? तो हमने लिखा कि वहाँ पे जैसे भौतिक सुविधाएं, फिजिकल फैसिलिटीज काफी लोगों ने लिखी है। किसी कुछ लोगों ने उसमें बोर्ड भी लिखा होगा कि उस स्कूल का बोर्ड क्या होना चाहिए, आईसीएसई से होना चाहिए, सीबीएसई से होना चाहिए या स्टेट बोर्ड होना चाहिए। किन्हीं लोगों ने वहाँ का मीडियम भी लिखा होगा कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूल हो। ऐसी अलग-अलग चीजें हमने वहाँ पे रखी लिखी हों। लेकिन उसपे अगर आप सोचोगे ज्यादा गहराई से तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे के सारे मीडियम है, माध्यम है। आपने आईसीएसई बोर्ड लिखा दिया, तो बोर्ड क्या है? बोर्ड गोल है क्या? बोर्ड गोल नहीं है। बोर्ड एक माध्यम है, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। आपने फिजिकल फैसिलिटी लिख दिया, तो फिजिकल फैसिलिटी गोल है? गोल नहीं है, वो एक माध्यम है। उस माध्यम की मदद से हम ये सारी चीजें करते जा रहे हैं। तो हमें जब भी सोचना है इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, तो ये सोचना होगा कि ये सारे माध्यम है और माध्यम अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनका दर्जा भी अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। हम कभी भी माध्यम की आधार पर उस शिक्षा को निश्चित नहीं कर सकते। इस चीज को मैं थोड़ा-सा एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके रायपुर की कोई बहुत बड़ी टॉप की स्कूल है। मैंने सुना है कि कृष्णा पब्लिक स्कूल आपके यहाँ पे ज्यादा फेमस है। केपीएस उसको बोलते हैं। तो वो जो केपीएस है, तो केपीएस की तुलना हम अगर हमारी स्कूल से करेंगे, तो जब माध्यम की तुलना करेंगे तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। उसमें कोई मतलब दो राय नहीं। लेकिन हमें सही मायने में माध्यम की तुलना करनी चाहिए या गोल की तुलना करनी चाहिए? तो हमें कभी भी आइडियलिज्म की ओर अगर जाना होगा तो हमें माध्यम पे ज्यादा बोलना नहीं है, माध्यम की तुलना करना उचित नहीं है, हमें गोल की तुलना करना उचित है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे साथ ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा माध्यम के ऊपर ही चर्चा करते हैं। किसी स्कूल को हम जब आइडियल का सिक्का लगा देते हैं, तो वो सिक्का लगाने के पीछे भी हमारी सोच ज्यादातर यही होती है कि वहाँ के माध्यम क्या है? अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है क्या? वहाँ की बिल्डिंग कैसी है? वहाँ की फिजिकल फैसिलिटीज कैसी है? वहाँ की आवागमन की सुविधा क्या है? तो ये सारी चीजें माध्यम है और दुर्भाग्यवश हम माध्यम पे ही ज्यादा बोलते हैं। लेकिन क्या माध्यम उपलब्ध कराना ही हमारा गोल है? बिल्कुल नहीं। गोल अचीव करना हमारा अगर सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण साधन है, तो हमें गोल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें माध्यम पे ज्यादा बात क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी हम इतिहास देखते हैं, उस इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग माध्यम के जरिए ही अपना अचीवमेंट पूरा किया है। सभी लोगों के सभी माध्यम सेम नहीं थे। तो फिर हम बार-बार माध्यम का हाईटेक होना ही क्यों सोचते हैं? ये दूसरी बात। तो माध्यम का कंपैरिज़न हम इसलिए नहीं कर सकते कि अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग माध्यम होंगे। आप ये नहीं सोचते कि रायपुर में जैसी फैसिलिटी हो, वैसी ही फैसिलिटी बरेली में हो। तो हमें ये भी सोचना होगा कि माध्यम अलग जगहों के अलग रहेंगे, इसलिए माध्यम पे ज़्यादा सोचना ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात हमें ये सोचनी चाहिए माध्यम के बारे में कि माध्यम की अपनी-अपनी सीमाएँ होती है। तो हमें उन सीमाओं में खुद को जकड़ के नहीं रखना है। हमको अगर उस सीमाओं को, उस लिमिटेशंस को अगर पार करनी है, तो फिर हमें माध्यम के बारे में कम और गोल के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास माध्यम सीमित थे, लेकिन उन पे गोल पे उनका ज़्यादा फोकस था, तो उन्होंने माध्यम जुटा ली। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई चीज़ आप अगर दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके साथ आती है। तो ये सिर्फ प्यार में नहीं होता। ये मतलब प्यार में इसका मतलब सिर्फ प्यार वो लड़का-लड़की के बीच होता है, वही प्यार नहीं। कोई चीज़ हम चाहते हैं, कोई गोल हम चाहते हैं, तो तब सारी चीज़ें हमारी ओर बढ़ने लगती है। पूरी कायनात हमारी मदद करती है।
सेम थिंग, हम अगर गोल की ओर ऊपर टारगेट करेंगे कि यार मुझे अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है और अच्छी शिक्षा प्रदान करना ही आपका फोकस होगा, आपका गोल होगा, तो फिर ये सारे जो माध्यम है वो माध्यम आपके सामने जुड़ जाएंगे। और कल हम जब गहराई से सोचेंगे वाबलेवाड़ी की तरफ, वाबलेवाड़ी की पेडागोजी और वाबलेवाड़ी के उभरने की जो पूरी प्रोसेस है उसकी तरफ, तब भी हमारे ध्यान में यही चीज आने वाली है कि हाँ यार ये तो गोल महत्वपूर्ण है, माध्यम जुड़ते जाए। दूसरी चीज आसानी ये होती है कि हम माध्यम में फंस नहीं जाते जब हमारा गोल क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता तो हम माध्यम में फंस जाते हैं कि अरे यार ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज होनी है, ये चीज चाहिए, फिर मैं ये कर पाऊंगा। तो हमें कायम ये सोचना है एज अ ट्रेनर के नाते, एज अ शिक्षक के नाते और एक शिक्षणार्थी के नाते, कि हमें कायम फोकस करना है कि हमारा गोल क्या है। उस गोल के लिए माध्यम की ओर हमें बाद में सोचना है। लेकिन अभी क्या, देखिए मैं माध्यम को पूरी तरह से ठुकरा भी नहीं रहा हूँ कि ये माध्यम कोई मायने नहीं रखता। माध्यम मायने रखता है, लेकिन कब? जब आपका गोल आपका क्लियर हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें ये भी बात समझ में आ रही है कि गोल हमारा ज्यादा क्लियर नहीं है। हम लिस्ट किस चीज की बड़ी बना पाते हैं, हम सुविधाओं की चीज बहुत बड़ी बना पाते हैं, लेकिन ये सुविधा ये जिस चीज के लिए हम उपलब्ध करवाना चाहते हैं, क्या उस चीज के बारे में हमारी समझ बनी है? तो उस चीज के बारे में हमारी समझ हमें अच्छे से बनानी होगी। इस चीज पे हमें ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा विचार करना होगा। इंटरनेशनल स्कूल तो हमने डिसाइड कर लिया कि इंटरनेशनल स्कूल में क्या होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल एजुकेशन क्या होना चाहिए, इस पे भी हमें सोच विचार करना होगा। ना ही ये हमारे गवर्नमेंट के स्कूल बिल्डअप करने के लिए, बल्कि अगर मैं मेरे बच्चे को भी किसी स्कूल में डालना चाहता हूँ तो फिर भी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे बच्चे का दाखिला कहाँ पे कराऊं। इंटरनेशनल एजुकेशन देने वाली स्कूल में कराऊं कि केवल इंटरनेशनल स्कूल में कराऊं। तो बहुत बार तो ये होता है कि हम इंटरनेशनल स्कूल से ही प्रभावित हो जाते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ये जो वेद ग्रुप है, मतलब वेद की काफी चर्चा हुई एक ग्रुप में, वेद लक्ष्य वेद है या लक्ष्य भेद है, हम उसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। हम इस पे सोच विचार करेंगे, इस पे बात करेंगे कि हम जिस चीज को कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय दर्जे की शिक्षा होनी चाहिए, तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्या है, इस चीज को हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। आज का हमारा आगे का जो आधा घंटा है हम इस पे बिताएंगे कि इंटरनेशनल एजुकेशन किस चीज को हम कहें। देखिए, ये जो वेद ग्रुप है और जो हमारे प्रेरणा स्रोत है आदरणीय नंद कुमार सर जी, उनकी मार्गदर्शन में और उनके साथ रह के हमने ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन का सेटअप बनाया है, उसके जो 4 आयाम बनाए हैं कि 4 चीजें हो तो उसको हम इंटरनेशनल एजुकेशन कहते हैं। और हम बार-बार ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल स्कूल की नहीं, इंटरनेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि भारत में पूरे स्कूल इंटरनेशनल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि भारत का हर बच्चा इंटरनेशनल एजुकेशन पा सकता है अपने उपलब्ध संसाधनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक टीचर के नाते भी हमें ये बात महत्वपूर्ण समझनी होगी। इस चीज को हमें अंडरलाइन भी करना होगा कि भारत का हर बच्चा उपलब्ध संसाधनों में अंतरराष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा पा सकता है। साथ-साथ उस स्टेटमेंट को हम और भी एक स्टेटमेंट जोड़ दें तो अच्छा होगा। भारत का हर शिक्षक उपलब्ध संसाधनों में अंतरराष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा दे सकता है। अभी तक मैं भी एक टीचर हूँ। टीचर के नाते हम फँसे हुए थे कि जब तक सुविधाएँ नहीं होंगे तब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सुविधाएँ आप कितनी भी बार मुहैया करा दीजिए, कभी न कभी सुविधाएँ पुरानी होने वाली है, खराब होने वाली है। आप सुविधाओं को हमेशा उस स्तर पे मेंटेन करना थोड़ी दिक्कत वाली बात है, किसी के लिए भी। तो सुविधा ही अंतिम नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे स्कूल की जब इमारत बनती है नई, तब इमारत क्या होती है? तब तो पूरी मतलब अपडेट इमारत होती है। लेकिन जब 5 साल होते हैं तो वही इमारत पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है। हम कोई कक्षा डिजिटल करवा लेते तो जब कक्षा डिजिटल करवा लेते तो उसका माहौल अलग होता है, 5 साल के बाद उसका माहौल अलग होता है। तो हमें ये सोचना है कि सुविधाएँ आती-जाती रहेंगी, कभी बनेंगी, कभी बिगड़ेंगी, ये सारी चीज़ें सुविधाओं के साथ होनी है। लेकिन हमें इस चीज़ पे ज़्यादा सोचना होगा कि एजुकेशन की जो चीज़ है वो हमें हमें फ़ोकस रखनी होगी, वो हमें ध्यान में रखनी। उसके लिए हमें ये सोचना भी होगा कि इंटरनेशनल एजुकेशन क्या है। तो मैं संक्षिप्त में इंटरनेशनल एजुकेशन क्या है, वेद ग्रुप इंटरनेशनल एजुकेशन किस चीज़ को कहता है, किस चीज़ को मानता है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा उसका ओरिजिन भी बता दूँ। जब हम उसमें डिटेल में बात करेंगे कल-परसों तो ओरिजिन भी सामने आएगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। उसका ओरिजिन ये है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं।
पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की डिमांड है, उन सारी चीजों को पढ़ा गया है। ओईसीडी कंट्रीज है, उनके अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स पढ़े गए हैं, अलग-अलग स्कूल को देखा गया है। जो एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है वाबलेवाड़ी, उसको समझा गया है। अलग-अलग गिजुभाई बधेका से लेके लीलाताई पाटिल तक ऐसे वेगवेगळे अलग-अलग शिक्षाविद है, उनको समझा गया है, उनकी जीवनी को समझा गया है। अरबिंदो है, कृष्णमूर्ति जी है, उनको समझा गया है। उन सारी चीजों को समझकर हमने ये इंटरनेशनल शिक्षा क्या होनी चाहिए, इस चीज पे काम किया है। तो वेद ग्रुप के माध्यम से या वेद ग्रुप के मायने से अगर हम देखें कि इंटरनेशनल एजुकेशन क्या है, उस पे मैं थोड़ी बात करूंगा। वेद ग्रुप के माध्यम से देखा जाए तो 4 निकष रखे गए हैं जिसको हम इंटरनेशनल शिक्षा कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा कह सकते हैं। उसमें का पहला जो रिक्वायरमेंट है, पहला जो माध्यम है वो ये है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसका जागतिक स्वीकार्यता हो, जिसकी जागतिक स्वीकार्यता हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। माइक ऑन करके हाँ मत कहिएगा, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति है हमारे जिनको आवाज नहीं आ रही अच्छे से, तो प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा कि अच्छी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ओके, तो हम ये चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा का पहला निकष हमारा ये है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसकी जागतिक स्वीकार्यता हो। अब देखिए बहुत बड़ी बात की है मैंने, 2 ही शब्द कहे, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। पूरा विश्व इसमें समा जाएगा। क्या चीज कही है? ये चीज कही है, जिस ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसकी जागतिक स्वीकार्यता हो। जागतिक स्वीकार्यता, इसका मतलब क्या है? पूरे वर्ल्ड में उस व्यक्तित्व को स्वीकारा जाए, ऐसा व्यक्तित्व हमें निर्माण करना है। अब देखिए उसमें क्या-क्या रुकावटें आ सकती है। हम ऐसे व्यक्तित्व को बनाए हैं हमारी कक्षा में, हमारी स्कूल में कि जिस व्यक्तित्व को पूरे वर्ल्ड के लोग चाहने लगे। कोई भी कहता है कि ये प्लीज हमारी तरफ आ जाइए, हम उसका एक्सेप्टेंस है। वर्ल्ड लेवल का एक्सेप्टेंस हमको जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, इंटरनेशनल लेवल का। तो इस चीज का, ऐसे व्यक्तित्व का हमें निर्माण करना है। अब देखिए ऐसा व्यक्तित्व निर्माण होगा तब क्या-क्या होगा? जब पूरे वर्ल्ड के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या क्या मायने होंगे उसके, क्या क्या मायने हो सकते हैं? तो पहला उसका ये होगा कि उसका कोई भी जो सोच विचार होगा उसको कोई ठुकराएगा नहीं, उसको कोई नकारेगा नहीं। क्यों नहीं नकारेगा? उसकी वजह ये होगी कि वो जो कहेगा वो सबके लिए अच्छा होगा। इसका मतलब है कि उसमें मानवता का अंश होगा, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। बहुत बढ़िया सर जी, मिश्रा जी। तो पहला निकष ये होगा कि उसको सब लोग चाहेंगे, वो जो चीज कहेगा वो सबको एक्सेप्ट होगी और उस चीज का आधार ये होगा कि मानवता, ह्यूमैनिटी। वो ह्यूमैनिटी की बात करेगा। जब ह्यूमैनिटी की बात होगी तभी उसको पूरे विश्व, पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करेगा। वो किसी जात की बात नहीं करेगा, वो किसी धर्म की बात नहीं करेगा, वो किसी वंश की बात नहीं करेगा, वो किसी देश की बात नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कभी वो सीमित होकर बात करेगा, बाकी के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई भारतीय होके उभरा है, पाकिस्तान भी कहता है कि हाँ, हम उनको स्वीकारने को तैयार हैं। चाइना भी कहता है हाँ, हम उनको स्वीकारने के लिए तैयार है। अमेरिका भी कहता है कि हाँ, हम उनको स्वीकारने के लिए तैयार है। तो हमें हर व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करना होगा। तो उस ह्यूमैनिटी पे हमें बात करनी होगी, उस ह्यूमैनिटी पे हमें फैलाव करना होगा। ऐसा व्यक्तित्व हम बनाते हैं तब उसको वर्ल्ड लेवल का एक्सेप्टेंस होगा। साथ-साथ दूसरी छोटी-छोटी चीजें क्या आती है बहुत सारी, उसको अलग-अलग भाषाएँ आनी चाहिए। देखिए हमारे बीच में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? मान लीजिए कि अभी मैं मराठी में बोलना शुरू कर दीजिए, आप हमें स्वीकार पाएँगे? तो दिक्कत आएगी, अरे नहीं यार उनको तो हम समझते नहीं तो फिर स्वीकारेंगे कैसे? तो हम जो व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं उसका एक आयाम ये भी होगा कि उसको अलग-अलग तरह की बातें आनी चाहिए, अलग-अलग लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरी बात ये होगी कि अलग-अलग कल्चर के प्रति उसका आदर भाव होना चाहिए। हर कल्चर श्रेष्ठ है, ये उसके समझ में होना चाहिए। वो ये ना कहता फिरे कि मेरा जो कल्चर है वही सबसे बढ़िया कल्चर है। ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने विवेकानंद जी का। तो उस व्यक्तित्व को पूरे वर्ल्ड का एक्सेप्टेंस है उस व्यक्ति का। तो हमें ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसका हमें वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस हो। उसके साथ-साथ हम दूसरी बात भी इसमें जोड़ देते हैं कि अपने अस्तित्व के लगाव के साथ-साथ बाकी के अस्तित्व को स्वीकार करना। मतलब हमारी जो चीजें उसका स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन उस स्वाभिमान के साथ-साथ बाकी की चीजों भी का भी स्वीकार होना चाहिए।
नहीं तो बहुत बार ये होता है कि कहता है कि नहीं यार मेरा ही धर्म अच्छा है, या मेरी ही जाति अच्छी है, या मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब हम खुद को श्रेष्ठ कहते हैं तो मन ही मन में या दूसरे हमें ये समझने लगते हैं कि या ये हमें थोड़ा कम लेख रहा है या कम आंक रहा है, सॉरी। तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना ये पहला निकष है। अब हम जब ये कहते हैं कि वर्ड लेवल का एक्सेप्टेंस, तो उसमें बहुत सारी यादें आती, बहुत सारी चीजें आती है। एक असाइनमेंट हम आज ये भी करेंगे ग्रुप पे, 4 हमारे ग्रुप है, उस ग्रुप पे हमें ये देखना होगा कि ऐसे व्यक्तित्व का हमें निर्माण करना है जिसका वर्ड लेवल का एक्सेप्टेंस हो। तो उस व्यक्तित्व को कौन सी चीजें इस व्यक्तित्व में होनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसे 2 यादें हम बनाएंगे, तो लिस्ट हम बनाएंगे। मौसम बहुत खराब हो गया है आपकी तरफ, या मतलब हमारी तरफ भी वैसी ही दिक्कत है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो हम इसकी लिस्ट बनाएंगे। किस चीज की लिस्ट बनाएंगे? कि हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जिसका वर्ड लेवल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो उसको क्या-क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और क्या-क्या चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हम करेंगे। मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे। अगर इस पे हमारी स्पष्टता आ जाती है तो हमारा गोल भी सेट हो जाएगा कि यार हम किस व्यक्तित्व की ओर हमें काम करना है, किस व्यक्तित्व को हमें आकार देना है। ओके? दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह ये है कि हमें फ्यूचर रेडी बच्चे तैयार करने हैं। हमें भविष्य के लिए बच्चे तैयार करने हैं। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि हमें फ्यूचर रेडी बच्चे तैयार करने हैं। भविष्य के लिए व्यक्तित्व तैयार करने हैं। अब देखिए ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि हम कभी कहते हैं, मतलब बहुत बार कहते हैं, जो हमारे स्कूल में कोई भाषण देने की अवसर आता है, कोई स्पीच देने का अवसर आता है, तो हम उस स्पीच में हर कोई व्यक्ति अक्सर बोल देता है कि अभी जो हमारी कक्षा है, उन कक्षा में भविष्य का निर्माण होना रहा है, भविष्य हमारे यहाँ पे पनप रहा है। तो हमारे जो छात्र है, वो आगे का भविष्य है, ऐसा हम बोल देते हैं। ये बात सही भी है। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भविष्य है। आगे उन पे डिपेंड होगा कि हमारा देश कैसे चलेगा, पूरा कंट्री कैसे चलेगा, पूरा वर्ल्ड कैसे चलेगा। तो ये देश का भविष्य है। अब थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी चल रहा है 2020, हमारे स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हो सकते हैं कि 2040-45 में नागरिक बन के उभरे और नागरिक बन के सामने आए। क्या हम में से कोई ये बता सकता है कि अभी 2020 चल रहा है, 2040-45 में क्या भविष्य होगा? क्या चीजें होगी? तो यकीनन ये चीज हम नहीं बता सकते कि 2045-2040 में क्या होगा भविष्य। इसका उदाहरण मैं आपको एक दे देता हूँ। मान लीजिएगा कि पहले 5 साल में मोबाइल की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है। क्या आपने 1 साल पहले ये सोचा था? देखिए 1 ही साल की अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये नीलेश नाम का कोई बंदा आपके सामने होगा और वो आप सब 500 लोगों के साथ बात करेगा और आप भी उनसे बात कर सकोगे एट अ टाइम। जो आपके ट्रेनिंग फेस टू फेस अच्छे नहीं होते थे, वो ऑनलाइन होंगे उससे भी बेहतर। क्या 1 साल के पहले हम ये सोच पाते थे? ये समझ लीजिए कि क्या कोरोना के पहले भी हम ये सोच पाते थे? तो नहीं सोच पाते थे। क्यों? क्योंकि 1 साल में क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते। तो फिर 20 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो मजे की बात ये है कि हमें पता नहीं अगले साल क्या होने वाला है और हम ये कह रहे हैं कि हम भविष्य बना रहे हैं एज ए टीचर, और हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी कक्षा में भविष्य पनप रहा है। तो क्या ये सही चीज है? अब देखिए इसमें से हम छोटी बात, उसकी जो अंदर की बात है वो समझ लेते हैं। टीचर के नाते मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ खुद को और खुश भी हो रहा हूँ कि मैं भविष्य बना रहा हूँ और ये बच्चे भी खुश हो रहे हैं मुझे देख के कि ये हमारा भविष्य बना रहे हैं। अब समझने की बात है, क्या नीलेश को भविष्य पता है 20 साल के बाद क्या होने वाला है? नीलेश को भी पता नहीं। क्या नीलेश के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि 20 साल के बाद क्या होने वाला है? तो उनको भी पता नहीं। तो देखिए हम कह रहे हैं बड़े-बड़े भाषणों में कि भविष्य बन रहा है, लेकिन हमें भी भविष्य नहीं पता नहीं और उनको भी भविष्य पता नहीं, और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का भविष्य बना रहे हैं। तो जिनको भविष्य पता नहीं, वो कैसे भविष्य बना सकते हैं सामने वाले का या खुद का? तो किसी का भविष्य नहीं बना सकते और किसी को भविष्य पता नहीं। लेकिन हमें भविष्य पता नहीं है 2040 में क्या होगा, 2045 में क्या होगा। लेकिन हम 1-2 साल में क्या हो सकता है, इसका अंदाजा ज़रूर लगा सकते हैं। तो हमें भविष्य पता नहीं, लेकिन अंदाजा ज़रूर लगा सकते हैं।
और फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें अंदाजा लगाना भी डिफिकल्ट हो चुका है। अब देखिए क्या चीज है, पहले ये होता था, मैं उसको अब थोड़ा अलग चीज को जोड़ रहा हूं इस चीज को, कि बदलाव की गति कैसे है। वो बदलाव की गति बहुत ज्यादा तेजी से है, उसी वजह से हम भविष्य का प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या चीज होने वाली है। हमारे पूर्वजों ने एक बार जो सोच लिया तो वही चीजें बहुत ज्यादा देर तक चलती रही, बहुत सालों तक चलती रही। हमारा वैसे नहीं होने वाला, हमारा तो कायम बदलते रहने वाला है, बहुत ही अपडेट होने वाला है। तो अनुमान लगाने के साथ भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम 1-2 साल का, 2-3 साल का अनुमान लगा सकते हैं, 20-25 साल का अनुमान नहीं लगा सकते। तो हमें अनुमान लगाते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया वंदिता शर्मा जी, अपडेट होने का मार्गदर्शन जरूर हमें देना चाहिए। ओके, चलिए। तो भविष्य बनाना, भविष्य रेडी यानी फ्यूचर रेडी स्टूडेंट बनाने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को भविष्य तो नहीं बता सकते, भविष्य का भविष्य तो हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम 1-2 साल का अंदाजा लगा के बच्चों को ये बता सकते हैं कि 1-2 साल में क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए, किन चीजों पे हम गौर कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें बच्चों को ये बताना है, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, कि हम बच्चों को ये नहीं बता सकते कि भविष्य क्या होगा, लेकिन बच्चों को ये बता सकते कि आप अंदाजा लगा सकते हो 2-3 साल में क्या होगा। अंदाजा लगाने के बाद क्या होगा? अंदाजा लगाने के बाद हमें खुद को कायम सीखना होगा। जी, किसी का तो भी माइक शुरू हो गया, रिक्वेस्ट करता हूँ बंद कर दीजिएगा प्लीज। तो हमें ये अंदाजा लगाना होगा या बच्चों को कहना होगा कि अगर आपको अंदाजा आ गया कि अरे ये चीजें होने वाली है, ये चीजें बदलने वाली है, तो वो बदल आपको खुद को एक्वायर करने होंगे, ये बदल आपको समझने होंगे और समझ के उन बदलों के अनुरूप खुद को ढालना भी होगा। तो खुद को ढालने का मतलब क्या है? खुद को ढालने का मतलब यही है कि हमें कायम सीखते रहना पड़ेगा। देखिए यूनेस्को ने शिक्षा की बहुत ही अच्छा व्याख्या कर डाली है। क्या व्याख्या की है? उन्होंने कहा है एजुकेशन का मतलब यही है लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू लर्न। हमें बच्चों को अभी कंटेंट नहीं सिखाना है, हमें बच्चों को ये चीज ये सीखो ये नहीं करना है, हमें बच्चों को अभी सिखाना है कि सीखते कैसे। हमें बच्चों को अभी क्या सिखाना है? सीखते कैसे। एक बार अगर बच्चा ये सीख गया कि सीखते कैसे है, तो फिर जो जो चीजें उसको रिक्वायर्ड लगेगी वो सारी चीजें वो खुद सीखता जाएगा। अब देखिए ये चीज क्यों करना जरूरी है। अब देखिए 15 साल के बाद क्या होगा पता नहीं, 20 साल के बाद होगा क्या होगा पता नहीं, 1-2 साल का अंदाजा आता जाएगा। तो हमारे स्कूल में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं 1-2 साल में क्या होगा ये बता सकते हैं? क्या वो जब बड़े होने के बाद क्या होगा ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो बड़े होने के बाद हम सारी चीजें स्कूल में कैसे सिखा सकते हैं ये प्रश्न है। हम तो फिलहाल यही प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि अगर बच्चा अभी ये सारी चीजें सीख लेगा तो उसका भविष्य बन जाएगा। लेकिन भविष्य के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है यही हमें पता नहीं, तो फिर जो पढ़ा रहे हैं उस पे हम कैसे खुश हो सकते हैं कि ये किताबें पढ़ लो, ये किताबें आपने पढ़ ली तो आपका भविष्य बन जाएगा। हम बच्चों को ये भी बोलते हैं बच्चा 10वीं में अच्छे मार्क ला लो, आपका भविष्य बन जाएगा। 12वीं में आप अच्छे मार्क लो, आपका भविष्य बन जाएगा। किस आधार पे हम ये कहते हैं? क्या 10वीं 12वीं में अभी ये जो पढ़ रहे हैं वो मतलब उपयोगी है कायम के लिए? नहीं है। सर माइक थोड़ा पास में रखेंगे सर। जी जी जी। तो क्या ये चीजें समझने वाली है? मुझे तो ऐसा लगता है माइक के साथ साथ थोड़ा मेरे इधर का मौसम भी काफी खराब हो गया, तो थोड़ा नेटवर्क का भी इशू चल रहा होगा, लेकिन ठीक है। आज हम 10 मिनट पे रुक जाते हैं, ये सारी चीजें हम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं या परसों भी हम उस पे और ज्यादा बात कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ये जो जग वर्ल्ड की बदलाव की गति है वो बहुत ज्यादा है। उस गति को हमें मैच अगर करना है तो फिर अभी जो फिलहाल शिक्षा का माहौल है इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सीखते कैसे हैं। एक बार अगर बच्चा ये सीख जाए कि सीखते कैसे है, तो फिर बच्चा जो-जो चीजें उसको लगेंगी, वो चीजें वो सीखता जाएगा। 2-2 3-3 साल का अंदाजा आता जाएगा, उस अंदाजे से वो खुद सीखता जाएगा। तो इस चीज को हमने कहा है कि कायम खुद को अपडेट करवाना। हमें अगर फ्यूचर रेडी रहना है, तो हमें कायम खुद को अपडेट करवाना होगा और हमें अगर कायम खुद को अपडेट करवाना है, तो हमें कायम सीखता रहना होगा। और हमें अगर सीखते रहना है, तो हमारे पास ये स्किल होना चाहिए कि सीखते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये होती है कि उनको पता भी चल जाता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, लेकिन सीख नहीं पाते। क्योंकि उनकी अवधारणा ये बनी होती है कि कोई सिखाएगा तभी मैं सीखूँगा।
क्योंकि वो स्कूली शिक्षा से गुजर के आए हैं। जब टीचर पढ़ाएंगे तभी बच्चा पढ़ेगा। तो ये बात हमारे जमाने में चल पड़ी, हमारी उम्र मतलब मान लीजिए कि हमारा करियर उसमें निकल गया। हमारे बच्चों के साथ अब ये चीज नहीं होने वाली। जो स्कूल सिखाएगा, जो कॉलेज सिखाएगा, उसी शिक्षा के आधार पे पूरा जिंदगी बिताएंगे, ऐसा अभी नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि क्यों अपडेट होना है। हमारे पूना शहर आपको पता है, जो बाबलेवाड़ी उसी जिले में है। पूना शहर में सॉफ्टवेयर के बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनी है, मतलब एक तो बैंगलोर और दूसरा पूना। तो पूना में बहुत सारे बच्चे आते हैं बीई होके, तो बीई के उनके अलग-अलग ट्रेड रहते हैं, कोई सिविल रहता, किसी का आईटी रहता, किसी का मैकेनिकल रहता। वो सारे बच्चे आके अभी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। मतलब जो बीई आईटी का काम रहता वही काम कर रहे हैं। तो सिविल वाला कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो भी प्रोग्राम डिजाइन कर रहा है। समझने की बात यह है उसमें कि वहां पे आके सब प्रोग्राम क्या किस चीज का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। तो बी सिविल जिसने किया है या बी मैकेनिकल जिसने किया है, क्या उन लोगों को सॉफ्टवेयर का काम आता होगा? मतलब उनको सॉफ्टवेयर का काम आता होगा इसलिए वो जॉब कर रहे हैं। क्या वो सॉफ्टवेयर का काम उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में हासिल किया होगा या अपने कॉलेज की शिक्षा में हासिल किया होगा? ट्रेनिंग में हूँ। जी, अपना माइक बंद कर दीजिएगा, किसी का तो भी माइक शुरू हो गया है। हम ये समझ रहे हैं कि बी सिविल वाले बच्चे ने प्रोग्रामिंग की जो शिक्षा है, क्या वो स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में हासिल की होंगी? जी नहीं। लेकिन अभी जॉब क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है प्रोग्रामिंग और कोडिंग का, सॉफ्टवेयर का। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा बी हुआ किस फील्ड में, किस ट्रेड में, वो कोई चीज मायने नहीं रखती। उसके बाद उसने क्या सीखा, उस आधार पे ये सारी चीजें डिपेंड है। तो बी सिविल का कंस्ट्रक्शन का उसने सारा पढ़ा है, लेकिन अभी काम वो सॉफ्टवेयर में कर रहा है। तो बी होने के बाद उसने सॉफ्टवेयर में की शिक्षा हासिल की है और तब जाके उसको ये जॉब मिला है। ये अगर बी सिविल के साथ हो सकता है, तो हमारे बच्चों के साथ तो ये काफी बड़े पैमाने में होने वाला है। क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस पे सारे जॉब हासिल होंगे या उस पे पूरे के आगे के जॉब होंगे, ऐसा हम नहीं समझ सकते। इसके लिए एकमात्र केवल उपाय है कि हमें खुद को कायम सीखते रहना है और बच्चों को ये सिखाना है कि सीखते कैसे, खुद को अपडेट करवाना है। अब देखिए पूना में क्या होता है, उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोग्राम और कोडिंग को हम थोड़ा सा समझते थे, तो पहली समझ मतलब प्रोग्रामिंग कोडिंग की लैंग्वेज होती थी, तो पहले लैंग्वेज होती थी सी, और सी के बाद में सी प्लस आ गई, सी प्लस के बाद में जावा आ गई और जावा के बाद में अभी पाइथन आ गई। तो ये 4 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं अलग-अलग। बंद कर दीजिए, थोड़ी देर में जरा। प्लीज किसी का तो भी माइक शुरू हो गया, प्लीज बंद कर दीजिएगा। तो पहले जावा आती थी तो जॉब बनता था, अब जावा खत्म हो गई, अब पाइथन आ गई। तो जो लोगों को पाइथन आती है उन्हीं का ही जॉब कायम है, या जिन लोगों ने खुद को पाइथन के साथ डेवलप कर दिया है उन्हीं का जॉब कायम है, बाकी के लोगों के काम जॉब चले गए। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो कायम खुद को अपडेट करवा रहा है, खुद सीख रहा है, उसी वजह से वो रोजगार में उपलब्ध है, उसको रोजगार उपलब्ध है और वो रोजगार के साथ है। मैं रिक्वेस्ट आपको ये करूंगा कि आप थोड़ा-सा मनीष सब्बरवाल जी है, एक वक्ता है, उनकी वीडियो सुनिएगा। अब यूट्यूब पे आप जाएँगे, मनीष सब्बरवाल डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्या चीज़ बदल रही है और कैसे अपडेट खुद को रखना है। तो हमें ये समझना है कि हमें कायम फ्यूचर रेडी बच्चे बनाने हैं। फ्यूचर रेडी बच्चे बनाने हैं तो कायम अपडेट बनाना होगा, अपडेट बनाना है तो उनको सीखना होगा, और अगर सीखना है तो उनको ये पता होना होगा कि सीखते कैसे हैं और खुद से कैसे सीखते हैं, खुद कैसे सीखते हैं। क्योंकि कायम तो टीचर उनके साथ नहीं होने वाला, कायम लेक्चर उनके साथ नहीं होने वाला, तो उनको खुद से ही सीखना पड़ेगा। तो हमें बच्चों को ये चीज सिखानी है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, हमें बच्चों के कैपेबिलिटी का 100% यूटिलाइजेशन करना है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा में बात है। हमारे छात्र बहुत ही प्रतिभावान रहते हैं। जैसे हार्वर्ड गार्डनर हम देखें तो 9 इंटेलिजेंस उन्होंने बताए। तो हर बच्चे की अलग विशेष बुद्धिमत्ता होती है। उस बुद्धिमत्ता का 100% यूटिलाइजेशन करके उस बुद्धिमत्ता की मदद से बाकी के सारे इंटेलिजेंस भी डेवलप करवाना, बच्चों के कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन करवाना, ये सही मायने में इंटरनेशनल एजुकेशन है, अंतरराष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे बच्चों में खेल की क्षमता है, कल्चर अलग-अलग संगीत की क्षमता है, तो उन सारी क्षमताओं को स्कूली शिक्षा सर नीलेश सर, मैं सुरेंद्र पटेल, ये कायम शब्द को थोड़ा स्पष्ट करें सर।
हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे हमारे शिक्षक बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कायम। कायम, हाँ हाँ, कायम। लगातार। कायम जी का मतलब जी। कायम थोड़ा मराठी में शब्द है, वो आ जाता है लगातार। तो हमें जी। लगातार इस चीज को कोशिश करनी चाहिए, इस चीज को समझते रहना चाहिए। हाँ, या लगातार सीखते रहना है। ओके, बहुत बढ़िया। जी, कायम थोड़ा-सा थैंक यू। गलत है। ओके, ओके, थैंक यू। तो हम ये समझ रहे हैं कि तीसरा पॉइंट कि बच्चों की क्षमताओं का 100% यूटिलाइजेशन। तो 100% यूटिलाइजेशन क्या है? देखिए, हम भी अपनी क्षमताओं का 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। जैसे कोई आइंस्टाइन ने कहा था या कोई तो कहा था कि आइंस्टाइन का ब्रेन भी इतना यूज होगा, इतना बड़ा ब्रेन इंसान के पास है, अपना यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो हम स्कूली शिक्षा में ये सोच रहे हैं कि हर बच्चे के पूरे क्षमताओं का हम कैसे यूटिलाइजेशन कर पाए। ये सोचना, ये होना, इसका मतलब है कि वहां पे हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें इस चीज पे सोचना है कि हमारे बच्चों का इंटरनेशनल एजुकेशन हम तभी कहेंगे जब उनकी क्षमताओं का 100% यूटिलाइजेशन होगा। और वह शिक्षक का काम है कि शिक्षक सोचे कि मेरे कक्षा के, मेरे स्कूल के सारे बच्चों की क्षमताओं का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? जैसे नंद कुमार सर जी का अभी वेद के जो अपने छत्तीसगढ़ के माध्यम से उस दिन हमारी जो कार्यशाला हुई रविवार को, उस दिन वही हमारा टाइटल था, हमारी जिंदगी का हर एक मिनट। तो हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा कि कैसे हमें हर बच्चे के पूरे क्षमताओं का यूटिलाइजेशन करना है। ये हो गई तीसरी बात। मैं तीनों चीजें एक बार दोहरा देता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना जिसका वर्ल्ड लेवल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो फ्यूचर रेडी होना चाहिए, फ्यूचर रेडी बच्चे तैयार करना। तीसरा, बच्चों के 100% क्षमताओं का यूटिलाइजेशन करना। और चौथा, उन तीनों का परिणाम इसमें दिखता है, इसलिए चौथा भी महत्वपूर्ण है कि पीसा रेडी बच्चे तैयार करना। हमारे बच्चे पीसा के लिए तैयार करना। पीसा क्या है? इस पे हम तीसरे दिन पे डिटेल बात करेंगे। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। बहुत लोगों के साथ इस पे बात भी हो चुकी है। तो ये जो ओईसीडी कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, हमने ओलंपियाड देख लिए, ये सारी चीजें देख ली। वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई चीज मान्य है, सभी मान्य कर रहे हैं, जिसको वो शिक्षा को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण चीज है कि पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो ऐसे बच्चों का निर्माण करवाना, ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करना जो पीसा के लिए तैयार हो। पीसा तो 15 साल में होती है, लेकिन हमारा बच्चा पहली कक्षा में फिर पीसा की तैयारी कैसे करेगा? 5वीं कक्षा में पीसा के लिए रेडी कैसे होगा? तो ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सारे हमारे 4 गोल है। इन चारों चीजों को अगर हम कर पाते तो फिर हम कहेंगे कि हम ये इंटरनेशनल शिक्षा दे पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा दे पा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की शिक्षा के ये 4 आयाम। मुझे ऐसा लगता है कि आज 7 बजे है, हो सकता है कि आधा घंटा हम और भी उसको खींच दें, लेकिन मेरे आजू-बाजू का पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा ये हो गया और मैं घर से 4-5 किलोमीटर रेंज के मतलब ढूँढते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें रुकना चाहिए, 7 बज गए हैं, आज के प्रश्न बाकी रहेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बोल्ड हाइलाइट करके आप अपने प्रश्न ग्रुप पे डालिएगा। हमारे जो कोऑर्डिनेटर है हर एक ग्रुप के, वो प्रश्न इकट्ठा करके सुनील सर, मुझे और टीम को देंगे। तो अभी हम आपके प्रश्न नहीं ले पाएंगे। सुनील सर, बहुत ही माहौल मतलब बिगड़ गया है पूरे मौसम का। नीलेश जी ठीक है, बिल्कुल सही है। बल्कि आप जल्दी निकलें, यदि पानी गिरेगा तो दिक्कत होगी। यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई है। जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे अभी निकलना चाहिए। लेकिन हमारे आज की जो भी आपकी समस्या है या इस पे आप जो भी टिप्पणी रख, देखिए अब हमारा पहला असाइनमेंट क्या है? पहला असाइनमेंट हमारा ये है कि आज जो भी कुछ सुना है, उस सुनने के बाद मेरी क्या सोच बनी है, मेरा क्या विचार हुआ है, मत बना है, वो मत मैं ग्रुप पे डालूंगा। एक चीज। दूसरी चीज, कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसपे चर्चा होनी चाहिए, कौन सा प्रश्न है जिसकी क्लियरिटी आप चाहते हो, वो प्रश्न आप ग्रुप पे डाल दीजिए। हमारे हर एक ग्रुप में 3-3 कोऑर्डिनेटर है, वो कोऑर्डिनेटर आपके प्रश्न उठा के हम तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि उस प्रश्नों के जवाब हम व्हाट्सएप पे दें या फिर कल के सेशन में चर्चा करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपने अच्छे से सुना होगा, इस पे आप सोच विचार करेंगे और अपना मत बना के अपने ग्रुप में डालेंगे। तो माहौल खराब होने की वजह से मैं अभी रुकता हूं, नहीं तो 15-20 मिनट और हम बात कर सकते थे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।